दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसी टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आना है वैसे ही इस सीरीज में यानी कि इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है। देखो वैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 400 से 800 पर जो हमारी ये स्थापना की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो हमारी पहाड़ी क्षेत्रों के इलाके होते हैं यानी कि जैसे उत्तराखंड का इलाका हो गया तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। यूपी में हमारी घनी आबादी है तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन पहाड़ों पे चले जाइएगा तो वहाँ पर बस्ती दूर दूर होती है तो वहाँ पर लोगों का जो वितरण होता है वो ज़्यादा होता है। तो लेकिन जनरली हमारी जो आंगनबाड़ी की स्थापना होती है वो हमारी 400 से 800 लोगों पर होती है। लेकिन आप बात करेंगे जैसे पहाड़ी क्षेत्र में तो वहाँ पर कैटेगराइज किया गया है कि 200 से अगर 400 लोग रह रहे होंगे तो वहाँ पर एक आंगनबाड़ी बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। भाई पहाड़ी क्षेत्रों में उनको सुविधा ज़्यादा नहीं मिल पाती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में से हमारा यूपी मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर लोग उनकी सुविधा जाने की उनकी पूरी जिनकी सुविधाएं होती हैं वही पूरी हो जाती हैं, इसलिए लोग पहाड़ी पे निवास ना करते हुए ज़्यादा निवास मैदानी क्षेत्रों में करते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया नॉर्मल वाला होता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है तो वहाँ पर 400 से 800 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि माना कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी की स्थापना होती है तो वहाँ पर रेशियो कम रहता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य सहायिका की जिम्मेदारी नहीं है, पूछा है नहीं है तो इसमें देखेंगे कौन सा नहीं है। प्रत्येक माह नवजात शिशु के वजन की जांच करवाना ये होती है जिम्मेदारी। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को टीकाकरण ये भी सही है। सफाई की देख रेख करना ये सफाई का काम नहीं होता है। स्कूल पूर्व शिक्षा ये हमारा काम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई करने का जो सफाई वाला होता है यानी कि जो सफाई करता है उसकी ये देख रेख होना उसका एक काम होता है। नेक्स्ट है परिवार के विघटन का कारण नहीं है, पूछा है। ऑप्शन नंबर ये यौन संबंधों की असंतुष्टि ये है। बी है सदस्यों की स्वार्थ भावना, ए भी है। परिवार का आर्थिक संबंध होना ये नहीं है, और विवाह के आधार में परिवर्तन ये नहीं है। तो ऑप्शन नहीं पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो परिवार का विघटन जो होता है मतलब विघटन मतलब टूट जाना परिवार का, तो टूटता कब है, मान लो किसी की यौन संबंध जो हमारे होते हैं उसमें असंतुष्टि देखने को मिलती तब भी होता है। विवाह के आधार में परिवर्तन होता तब भी हमारा परिवार का विघटन हो जाता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों के नामकरण के आधार पर परिवार को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है। नाम के आधार पर तो यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। एक होता है पितृनामिक और दूसरा होता है मातृनामिक, यानी कि जहाँ जो सत्ता की बागडोर होती है यानी कि पीढ़ी की जो चलती है वो पिता के नाम चलती है उसे पितृनामिक बोलते हैं, और जहाँ पर सत्ता या माता का पूरा जो पीढ़ी का वंश होता है वो माता के नाम चलता है उसे हम मातृनामी बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार का होता तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में सुमेलित नहीं है, यानी कि संबंध साहित्य से और हमारा धर्म दिया है। जो बौद्ध धर्म होता है ये हमारा त्रिपटीक होता है, हाँ बिल्कुल है होता है। ईसाई बाइबल से ये भी हमारा रिलेट सही है। यहूदी धर्म मिलिंद पनाहो ये हमारा नहीं होता है। जैन धर्म आगम जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें जैन धर्म में आगम बोला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा संबंधित नहीं है तो ये हमारा यहूदी हो जाएगा, ये यहूदी धर्म शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। ये मैंने क्वेश्चन कितनी बार बताया है कि भारत की जो हमारी भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा भारत में हमारी कितनी भाषाएं, हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं और सबसे नई भाषा कौन सी है। क्योंकि मैं जब राजभाषा का पाठ पढ़ा रहा था, आपको चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ पर जितनी भी भाषाएं थी उनको बताया था और कौन सी भाषा किस ईयर में किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी मैंने उसको भी डिस्कस किया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर जो हमारा थ्योरी वाली क्लासेस है उसमें राजभाषा धर्म और भाषाएं नाम से एक थंबनेल बना होगा, वो वीडियो पड़ा है, आप उसको देखेंगे तो जान पाएंगे कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी और उन्हें किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। सब उन्हें वहाँ अच्छे से डिटेल बताया है। देखो यहाँ पर हम बताना चाहें तो बता दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ 100 क्वेश्चन की जो वीडियो होती है लगभग 50-52 मिनट की हो जाती है, और अगर हम चीज़ें डिटेल बताएंगे तो वीडियो लगभग 2 घंटे की हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि आप पहले थ्योरी क्लास देख लीजिए, फिर उसके बाद MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से कर रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत आपको बता भी देते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बताएंगे तो आपको इश्यू होगा कि कोई वीडियो लंबी हो जाएगी कि कोई मतलब नहीं है, ठीक। लोगों को पसंद में नहीं आएगी, ज़्यादा जब चीज़ें बताएंगे तो लोगों को पसंद में नहीं आएंगी, इसलिए पहले आप थ्योरी क्लास देख लीजिए उसके बाद इसको कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा है मद्यपान, वेश्यावृत्ति, जुआ, आत्महत्या किस प्रकार की सामाजिक समस्या है? ये किस प्रकार की है? ये हमारी ऑप्शन नंबर सी पारिवारिक समस्या होती है। मद्यपान करना यानी कि जो बाहर से कोई पति शराब पी के आता है तो रात में लड़ाई झगड़ा करेगा, तो ये परिवार में होगा। वेश्यावृत्ति, जुआ, आत्महत्या ये हमारी पारिवारिक होती है। क्या होती है? पारिवारिक होती है, ना तो सामुदायिक होती है, ना अंतर्राष्ट्रीय, ना समुदाय, ना राष्ट्रीय, ये हमारी पारिवारिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा प्रावधान है? यानी कि कौन से आर्टिकल में ये लैंगिक भेदभाव की बात की गई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 15, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें आर्टिकल 15 में कहा गया है कि लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है माल्थस का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस साहब ने थे, वो हमारी जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि से जो हमारा नियम था, जो सिद्धांत था, वो हमारे माल्थस साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में जनसंख्या नियंत्रण का उपाय कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है महिलाओं की शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार किया, यहाँ बिल्कुल सही आ सकता है। बी है शहरी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। पुत्र प्राप्ति की आवश्यकताओं को हतोत्साहित किया जाए, यानी कि बहुत से समाज में होता है कि बच्चा अगर लड़का पैदा हुआ, ठीक है, तो ठीक है, लगातार 3-4 बार लड़कियां पैदा हो जाती हैं, तो कहते हैं पुत्र इच्छा की चक्कर में और भी जनसंख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 100 ग्राम चना का कैलोरी मान कितना होता है? जो 100 ग्राम चना होता है उसका कैलोरी मान कितना होगा? अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल करेंगे तो 100 ग्राम चना का जो कैलोरी मान निकल के आता है वो लगभग 378 कैलोरी होता है, लेकिन यहाँ पर 378 कहीं पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 364 कैलोरी हो जाएगा। अगर गूगल ही क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर 378 कैलोरी निकल के आएगा, लेकिन इसमें 378 कहीं दिया नहीं है, तो आप 364 को लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 ग्राम मीट चिकन में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 100 ग्राम, बी है 10 ग्राम, सी हमारा 30 ग्राम, एंड डी हमारा है 60 ग्राम। फिर इस क्वेश्चन को अगर आप गूगल करेंगे कि 100 ग्राम मीट में चिकन में कितनी प्रोटीन होती है, तो वहाँ पर लिखकर के आएगा 23.3, यानी कि 23.3% निकल के आएगी, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 30 ग्राम हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसको भी लिख लीजिए। अब जब लिख रहे हैं आप तो 23.23 लिख लीजिए और पहले 30 ग्राम लिख लीजिए, यानी कि अगर दोनों में से कोई ऑप्शन दिखता है तो आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइफाइड रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? मैंने कितनी बार बताया कि साल्मोनेला, जो हमारा साल्मोनेला टाइफी होता है, ये जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही हो जाएगा। टाफ और टाइफी और टाइफाइड, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल क्रिया कौशल विकास का उदाहरण नहीं है, यानी कि स्थल क्रियात्मक कौशल विकास का उदाहरण नहीं है। उड़ना, उठना, बैठना, सिर दौड़ना एंड डी लिखना। तो इसमें जो उदाहरण होता है वो डी हमारा लिखना। अच्छा, क्रियात्मक कौशल ये होता है कि बच्चा क्रिया करता है, छोटा बच्चा होगा और अगर 2 साल का बच्चा है तो क्रिया करता है, यानी कि किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होता है या किसी गेंद को पकड़ के खेलता है, उसको पुश करने के लिए आगे आगे झुक जाता है। तो ये जो हमारा कौशल होता है उसे हम क्रियात्मक कौशल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे विकास का, इसमें उठना होता है, बैठना होता है, दौड़ना होता है बच्चे का, लेकिन लिखना नहीं होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रियात्मक कौशल मतलब बच्चा अगर चल रहा है तो किसी मेज को पकड़ के खड़ा हो गया या बइयाँ चल रहा है, तो यह क्या उसका क्रियात्मक कौशल है, क्रिया करके कौशल को अपने दिखा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास की विशेषताओं में संबंधित क्या कथन सत्य नहीं है, पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। बी हमारा यह बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है, बिल्कुल सही है। फिर सी हमारा व्यक्तिगत भिन्नता नहीं पाई जाती, गलत पाई जाती है। डी हमारा क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता पर निर्भर करता है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, सत्य नहीं है। तो व्यक्तिगत भिन्नता नहीं पाई जाती, गलत पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दाएँ हाथ के प्रभुत्व के लाभ होते हैं। दाएँ हाथ के प्रभुत्व के लाभ क्या होते हैं? सीखना आसान होता है, बी कौशल की गति अधिक होती है, सी सामाजिक समायोजन में सहयोग, एंड डी हमारा ये सभी। तो अगर कोई बच्चा दाएं हाथ का है और एक बाएं हाथ का काम कर रहा है, एक बच्चा राइटी है एक बच्चा लेफ्टी है,
तो राइटी वाला जो बच्चा होगा काम तेज़ी से कर पाएगा, लेफ्टी वाला इतनी तेज़ी से नहीं कर पाएगा। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, और अगर कोई सामाजिक कार्य भी कर रहा है तो दाहिने वाला हाथ वाला जो बच्चा हो उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे सभी कारक होते हैं, लाभ होते हैं। नेक्स्ट है बाल संवेगों की प्रमुख विशेषता क्या है। जो हमारे बाल संवेगों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो बाल संवेग तीव्र होते हैं, बिल्कुल सही है। बाल संवेग परिवर्तनशील होते हैं, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। बाल संवेग बार बार उत्पन्न होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी बाल संवेगों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान दंत क्षय रोग किसकी कमी के कारण होता है। यानी कि अगर महिला गर्भावस्था में है, प्रेगनेंसी में है, और उसके दांतों का क्षय हो रहा है, यानी कि दांत उसके भंगुर हो रहे हैं, दांत टूट रहे हैं या दांत गिर रहे हैं, तो उसके अंदर किस चीज़ की कमी होती है। तो बताएं किस चीज़ की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी, कैसे कमी होती है मैं बताऊं। अगर गर्भावस्था में कोई महिला है तो उसके पेट में बच्चा भी तो पल रहा है, तो बच्चा जब बड़ा होगा पेट के अंदर तो बच्चे के अंदर तो हड्डी बनेगी ना। तो जब हड्डी बच्चे के अंदर बनेगी और महिला उतनी ही कैल्शियम ले रही थी, मान लो 100 ग्राम एल्शियम ले रही थी, मान लो हम एग्जाम्पल के तौर में बता दें 100 ग्राम एल्शियम ले रही थी, कैल्शियम, ठीक है। तो अगर उसके पेट में बच्चा पल रहा है तो बच्चे को भी तो कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम उसको मिल उतनी ही रही थी, लेकिन थोड़ा कैल्शियम बच्चे में जा रहा है, थोड़ा माँ में जा रहा है। तो इस स्थिति में उसकी कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं पूरी हो पाएगी, क्योंकि कैल्शियम बच्चा भी ले रहा है, इसलिए वहाँ पर दांतों सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, हड्डियाँ भंगुर भी हो जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो यही कारण होता है। गर्भावस्था कह दिया ना, तो गर्भावस्था में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम दूसरा हमारा फोलिक एसिड या आयरन की गोली। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। जो हमारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ये कब से मनाया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 जून से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो ये हमारा 2003 से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कब से, 2003 से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये 7 जून को मनाया जाता है, सेलिब्रेट होता है। बालक कितने समय में सहारे के बल चलना प्रारंभ कर देता है, तो ये हमारा बच्चा अगर 6 माह का हो जाता है, 6 से मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह, बी है 11 माह, सी है 5 माह, एंड डी हमारा है 15 माह। तो बच्चा बैया बैया चलता है लगभग 6 माह में अप्रॉक्सीमेटली, एंड जब 11 माह बच्चा हो जाता है तो किसी के सहारे चलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं चेयर पकड़ के चलने लगेगा, कहीं मेज़ पकड़ के चलेगा, कहीं दीवार पकड़ के चलेगा। तो सहारा लेना लगभग 11 माह की उम्र में बच्चा करने लगता है। नेक्स्ट है मेकोनियम के रूप में मल निष्कासन होता है। जो हमारा मेकोनियम होता है, जो नवजात शिशु होता है, मतलब बच्चा जन्मा और जन्म से लेकर 3 से 4 दिन तक जो बच्चा मल त्यागता है उसे हम मेडिकल लाइन में मेकोनियम बोलते हैं। और ये हमारा हरा रंग का होता है। कैसा होता है, हरे रंग का मेकोनियम होता है। यानी कि जो बच्चा जन्मा है, 3 से 4 दिन का बच्चा है और वो पोटी करता है, तो पोटी हरे रंग की होती है, जिसे हम मेकोनियम बोलते हैं। इसे मेकोनियम बोलते हैं, उस मल को मेकोनियम बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉम माँ के स्तनों तक कितने दिनों तक निकलता रहता है। यानी कि माँ का जो पीला गाढ़ा दूध होता है वो कितने दिनों तक निकलता रहता है, तो ये हमारा 2 से 3 दिन तक निकलता रहता है, जिसे हम खीस हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर कहीं आपको खीस देखने को मिल जाए तो उसका मतलब होता है कोलेस्ट्रॉम। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। माँ का पीला गाढ़ा दूध जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब कुछ होता है, इसीलिए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और उसे किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी नहीं होने देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर कॉर्मेट ग्रुइन। मैंने 50 बार बताया है इसको। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है BCG का टीका किसकी रोकथाम के लिए जाता है, तो हाँ देख लिए कहीं पर तपेदिक, क्षय रोग, TB ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर BCG का टीका जो दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। कितने माह में शिशु के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 6 माह हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव की प्रथम अवस्था होती है। यहाँ पर प्रसव पूछा गया है, तो मैं बता दूं आपको मैं बता दूं कि प्रसव की प्रथम अवस्था होती है विस्तारण, पहला अवस्था होती है, फिर निष्कासन होती है, फिर हमारा संपूर्ण निष्कासन होता है। तो प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं, विस्तारण, निष्कासन और संपूर्ण निष्कासन। तो यहाँ पर पूछा हमारे क्वेश्चन में
वर्षों की जो प्रथम अवस्था होती है उसे हम विस्तारण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो ये हमारी गौतम बुद्ध नगर की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात बाल जिला कौन था? तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना कब स्टार्ट की गई थी? यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भाग्य लक्ष्मी योजना है ये कब स्टार्ट की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2017 में हमारी यूपी में भाग्य लक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है रक्त में आरबीएस और डब्ल्यूबीएस का अनुपात यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स और वाइट ब्लड कार्पोसेल्स का जो अनुपात होता है वो ऑप्शन नंबर सी 600:1 होगा। देखो कहीं आपके एग्जाम में घुमा के ना पूछ ले, यहाँ पे तो पूछ रहा है आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, और कहीं आपको एग्जाम में अगर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात पूछ लिया यानी कि ऊपर नीचे इधर चेंज कर दिया तो आपको क्वेश्चन ऊपर पढ़ना है। ज़्यादा हमारा रेड वाला रहता है, ठीक है, तो रेड वाला हमारा ज़्यादा हो जाएगा, वाइट वाला कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर कहीं घुमा के पूछ लिया कि बताओ डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात क्या होता है तो वहाँ पर 1:600 हो जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ना है, देख के पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो आपके एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है पारसी विवाह के अवसर पर निम्न में से किस धार्मिक ग्रंथ के वचनों का पाठन किया जाता है? पारसी महाराज जो होते हैं वो जिंद बेस्ता पे विश्वास रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मुस्लिम कुरान और जो हमारे बौद्ध धर्म के हैं वो त्रिपिटक और ईसाई जो हैं वो बाइबिल। तो जो धार्मिक पारसी होते हैं वो जिंद अवस्था पढ़कर वचनों का पाठन करते हैं। देखो जो मैंने क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था वही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 बन के सामने आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर लघु आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्र यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 150 से 300 जनसंख्या जब होगी पहाड़ी क्षेत्रों में तो वहाँ पर हमारी एक लघु आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित की जाती है। वैसे अगर सामान्य हम बात करें तो सामान्य में लगभग आपकी 400 से लेकर 800 संख्या जब वहाँ होती है तो वहाँ पर एक आंगनबाड़ी की स्थापना की जाती है। लेकिन यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र स्पेसिफाई कर दिया तो यहाँ पर 150 से 300 लोग जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर एक लघु आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कब से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? यानी कि कब हमारी आंगनबाड़ी खुलती है और कब बंद होती है उसका समय बताया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। मैं जब पढ़ा रहा था कि वहाँ पर सब्जियों के बारे में, विटामिन के बारे में, तो मैंने वहाँ पर पालक का नाम लिया था कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको अत्यधिक मात्रा में पालक का सेवन करना चाहिए क्योंकि पालक में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है, आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है जो महिलाओं के शरीर में खून बनने में मदद करता है। यानी कि अगर महिला के शरीर में खून की कमी है तो उसे पालक खिलाएंगे तो वो कमी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। इसलिए गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको पालक का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। पालक के साथ साथ हरी सब्जियां, सलाद वगैरह इन चीज़ों का पालन अच्छे से खाना चाहिए, तभी अगर महिला स्वस्थ होगी तो उसके साथ साथ जो बच्चा पेट में पल रहा है उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका भी पोषण अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से असत कथन का चयन करिए। विकास को मापा जा सकता है। विकास को मापना थोड़े लीटर, जो आप किसी से बोल दो कि आपके अंदर 20 लीटर का विकास हुआ तो विकास को आप माप नहीं सकते थे, ये हमारा कथन गलत लग रहा है। विकास परिपक्वता व शिक्षण का परिणाम है, बिल्कुल सही है। विकास में होने वाला परिवर्तन गुणात्मक होता है, बिल्कुल सही है। विकास अमूर्त होना है कि विकास को हम छू नहीं सकते हैं। अच्छा, अमूर्त और मूर्त क्या होता है? अमूर्त वही चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं सकते, और जो मूर्त चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है तो ये हमारा मूर्त चीज़ है, इसको हम छू सकते हैं, और अमूर्त मतलब इसे हम छू नहीं सकते। किसी की फीलिंग को आप छू नहीं सकते। अगर किसी के अंदर फीलिंग है तो फीलिंग को आप छू नहीं सकते, ईमानदारी को आप छू नहीं सकते कि वह अमूर्त है। और मूर्त मतलब इसे हम छू सकते हैं, जैसे हमारा मोबाइल होगा, पेन होगा, बुक हो गया, तो इसे हम छू सकते हैं। ये हमारी मूर्त चीज़ें होती हैं, और जिन्हें छू नहीं सकते वो हमारा अमूर्त होता है। तो यहाँ पर विकास अमूर्त होता है। विकास को हम छू नहीं सकते, ना तो विकास को हम तौल सकते हैं, माप सकते कि तुम्हारे अंदर आज 10 किलो विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही गलत हो गया, अतन ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन होता है? तो अनाज के छिलके में आपको विटामिन बी मिलेगा, और विटामिन बी का मैंने
रासायनिक नाम बताया था थायमिन। विटामिन ए का रेटिनॉल और बी का थायमिन। तो अनाज के छिलकों में हमारा ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा, थायमिन। जो हमारे अनाज के छिलके होते हैं उसमें विटामिन बी पाया जाता है और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो हमारा थायमिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था की द्वितीय अवस्था भ्रूणावस्था का समय काल कितना होता है। तो ये हमारा जो समय काल होता है, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार कराया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 सप्ताह से लेकर 10 सप्ताह तक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में सामाजिक नियंत्रण का साधन है। सामाजिक नियंत्रण का साधन क्या है, यानी कि ऐसे कौन से सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं जिनसे हमारा समाज बिल्कुल सुशासित तरीके से चले, अच्छा शासन हो, अच्छा प्रशासन हो, अच्छी तरह लोग रहें। तो उस पर नियंत्रण के साधन कौन से हो सकते हैं? परिवार हो सकता है, बिल्कुल सही है। मजहब भी हो सकता है, नैतिकता भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। परिवार क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण का काम करता है। जिस तरह का परिवार रहता है उसी तरह से लोग क्या करते हैं? परिवार में काम करते हैं, अच्छे से रहते हैं, मिलते जुलते हैं। मजहब होता है, नैतिकता होती है, ये हमारे सामाजिक नियंत्रण के फैक्टर होते हैं, साधन होते हैं, टूल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए एडविन कैन साहब ने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एडविन कैन। तो आपसे मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर आप सारे स्टेटमेंट, ठीक है, सिद्धांत प्रिंसिपल एक जगह लिख रहे हैं, वहाँ पर इस रूल को फिर लिख लीजिए कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन हमारा एडविन कैनन साहब ने किया था और जनसंख्या वृद्धि का प्रतिपादन हमारा मल्थस साहब ने किए थे। अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो आप जो चीज़ें आपको कठिन लगती हैं आप उनको पेज में कहीं एक जगह लिखिए। जब एक जगह लिखेंगे तो आप जब याद करेंगे तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब चीज़ें एक जगह लिखी होंगी तो आपको आसान करने में याद करने में आसानी भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। नहीं पता चला तो आज इस पेज पे लिखा है, आज उस पेज पे लिखा है, तो आपको दिक्कत होगी। जब चीज़ें एक जगह लिखी होंगी तो आपको इसमें डिफरेंस करने भी पता चलेगा कि ऊपर स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है और नीचे स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। चीज़ें एक जगह लिखी होती तो आसान लगता है। किस वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? ये भी मैंने क्वेश्चन बताया है। तो ऑप्शन नंबर 1921 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। इसमें हमारा 1921 में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। नेक्स्ट हमारा है जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। तो 1951 से लेकर 1981 का जो समय था, इसमें जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी थी, इसीलिए जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट होता क्या है कि वैसे बारूद विस्फोट हो गई थी, ये नहीं, मतलब एक सीमित समय में एक ही क्षेत्र में जब अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा लेते हैं। ये तुम कोई बम विस्फोट ऐसा ना समझ लेना, मतलब बहुत ही तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ पर जो विस्फोट होता है जनसंख्या से, उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम धर्म में विवाह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हलाला, बी है निकाह, सी है ब्याह एंड डी हमारा खुला। तो जो मुस्लिम विवाह में होता है, आपने सुना होगा कि उनका कल निकाह है। हलाला, खुला और ब्याह यह नाम नहीं सुने होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि उनका कल निकाह है। मेहर क्या होता है? मेहर क्या होता है ये भी मैंने बताया है जब वहाँ पर पढ़ा रहा था कि विवाह के बारे में, तो बताया था कि मेहर क्या होता है। मेहर ये होता है कि जो वर होता है यानी कि दूल्हा होता है वो लड़की को कुछ राशि देता है, यानी कि उल्टा। मेहर में क्या होता है, लड़का जो होता है वो लड़की को कुछ राशि देता है, यानी कि कन्या को जो राशि देता है वही हमारी मेहर की राशि होती है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि मेहर क्या होता है, दूल्हे के द्वारा दुल्हन को दिया जाने वाला जो धन होता है उसे हम मेहर की राशि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि छिपी जो बेरोजगारी है वो हमारे किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि में, यानी कि एग्रीकल्चर में आपको छिपी बेरोजगारी नज़र आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी से क्या आशय है? गरीबी से, अच्छा गरीब हम किसे कहेंगे? हमारे समाज में जो लोग रहते हैं हम उन्हें कैसे डिफाइन करेंगे कि वो गरीब हैं? गरीब की डिफिनेशन ये है कि मैंने जब वहाँ भी पढ़ाया था अभी 3 दिन पहले गरीबी वाला चैप्टर, तो बताया था जो जो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जब वो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तब आदमी गरीबी में आ जाता है, यानी कि उसे गरीब हम बोल सकते हैं। अब जानेंगे कि मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि ये 3 चीज़ अगर किसी को अच्छे से मिल रही हैं तो बंदा गरीबी में नहीं आएगा। अब इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर नहीं मिल रही है तब बंदा वो गरीब हो जाएगा। तो हमारी जब मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जब पूरी नहीं होती हैं तब हम गरीबी की श्रेणी में आते हैं। और मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। अब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर पाना ही हमारी गरीबी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
चूहों के काटने पर कौन सा रोग फैलता है? मैंने कितनी बार बताया है कि चूहों के काटने से प्लेग नामक बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा डेंगू मच्छर, मलेरिया, हैजा हमारे जल जनित रोग होता है। हैजा यानी गंदा पानी पी लेंगे तो आपको हैजा हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर से प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर जो होता है ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर जो होता है ये मस्तिष्क की बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा मस्तिष्क की बीमारी। ठीक है। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सुमेलित नहीं है पूछा है। इसमें कौन सा, यहाँ पर इधर रोक दिया है और इधर जीवाणु का नाम दिया है। तो हमारा जो टेटनस होता है ये कोलोस्ट्रीडियम टेटनी बिल्कुल सही है। हैजा विब्रियो कॉलोरी बिल्कुल सही है। प्लेग हमारा साल्मोनेला टाइफी नहीं होता है। प्लेग जो होता है ये हमारा टाइफाइड का जो वायरस होता है वो हमारा साल्मोनेला टाइफी होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेग दिया ये हमारा गलत है। मलेरिया प्लाज्मोडियम ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हैं, ये हमारा गलत है। जो प्लेग नामक बीमारी होती है हमारा पास्चुरेला पोस्टिम नामक बीमारी से होती है, जीवाणु से होती है। पास्चुरेला पोस्टिम से हमारा प्लेग देखने को मिलता है। और साल्मोनेला टाइफी से हमारा टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड और टाइफी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ए सी हमारा गलत हो जाएगा, यही हमारा गलत है। प्लेग जो हमारा होता है वो हमारा पास्चुरेला पोस्टिम नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है 100 मिलीग्राम दूध से कितनी कैल्शियम प्राप्त होती है? तो जो 100 ग्राम का मिलीग्राम का दूध होता है उसमें आपको 300 मिलीग्राम की कैल्शियम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई? किस दशक में? तो ये हमारा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी मैंने ऊपर बताया भी है, तो आप गूगल करके आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, गूगल करके चाहे जैसे भी, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है? तो ये हमारी गुणात्मक और मात्रात्मक, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा वो हो जाएगा मात्रात्मक। वृद्धि होती है मात्रात्मक हिसाब से कि आपकी लंबाई इस मात्रा में बढ़ रही है, आपका वजन इस मात्रा में बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा जब किसी लेडी महिला की किसी बच्चे का डिलीवर होता है, यानी महिला की डिलीवरी होती है। वैसे महिला की डिलीवरी कहना गलत होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है। ठीक है। तो जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो वहाँ पर साइड में एक टिक 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 चला रहता है, एक डिब्बा बना होता है ऐसा, तो उस पर ऐसे लाइन चला करती है। उसे हम पार्टोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टोग्राफ बोलते हैं। उसी हम यंत्र को पार्टोग्राफ बोलते हैं। यह घटना जो हमें प्रसव के दौरान जो भी घटना घटित होती है महिला के अंदर, जो भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो पार्टोग्राफ में शो होती रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पार्टोग्राफ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि भांजी के पालन और पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उसे हम व्यवस्था का कहते हैं। मैंने कितनी बार बताया है, उसे मातुल स्थानीय बोलते हैं। यानी कि माँ के तुल्य जो स्थान होता है वो हमारा मामा का घर होता है, उसे मातुल स्थानीय बोलते हैं। यानी कि माँ के तुल्य स्थानीय का वास, यानी कि माँ के जैसा हमारा स्थान घर, उसे हम मातुल स्थानीय बोलते हैं। जहाँ मामा अपने भांजा और भांजी को अपना पालन पोषण देता है, इसे हम मातुल यानी कि माता के तुल्य जो स्थान होता है उसे हम मातुल स्थानीय बोलते हैं। और ये हमारा स्थान जो होता है वो मामा का घर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है? तो ये हमारी जलवायु होती है। क्या होती है? क्लाइमेट जो होती है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवर्तन कौन सा स्वरूप प्रतिरूप सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्वात्मक कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द्वंद्वात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया था? फिर आपसे बता रहे हैं कि जहाँ पर आप अध्ययन प्रिंसिपल स्टेटमेंट वक्तव्य जहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ पर इसको भी लिख लीजिए कि किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन दिया था। तो ये हमारे P.A. सोरिकिन साहब थे, उन्होंने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से भिन्न है, क्या भिन्न है? खसरा, बुखार, चेचक और मस्तिष्क ज्वर। देखो ये सभी हमारे किसी न किसी जीवाणु, बैक्टीरिया या वायरस से होने वाले रोग, लेकिन मस्तिष्क ज्वर हमारा ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के वाले व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है, किसकी हो सकती है? 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग वाले व्यक्ति की सबसे अधिक समस्या हो सकती है चिकित्सक के ऑफिस चार्ट को पढ़ने में, गली की होर्डिंग पढ़ने में, सी है समाचार पत्र पढ़ने में, एंटी है टी प्रोग्राम पढ़ने में। तो उसे दिक्कत तो हो सकती है, समझ लीजिए सब में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कैसे सफाई करेंगे? 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के वाले व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है।
चिकित्सक के ऑफिस चार्ट को पढ़ने में, गली की होर्डिंग पढ़ने में, समाचार पत्र पढ़ने में। तो इसका ऑप्शन नंबर आप सही समाचार पत्र पढ़ने में, क्योंकि सबसे अलग लग रहा है हमको, बाकी सब तो किसी न किसी चीज़ दूर से लेकिन इसको हाथ में लेकर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है। लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो उसमें ऑप्शन नंबर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ई, फ्लेवोनाइड जो होता है ये हमारा प्रचुर मात्रा में लहसुन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जनरली एस्टिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एस्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट है, भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म के होने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? यानी कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो वहाँ पर जो भ्रूण होता है उसकी कौन सी स्थिति होती है जो बच्चा अच्छे से बर्थ कर जाए? तो उसका जो स्थित होती है हमारा सिर का पिछला भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सिर का पिछला भाग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों का किसके द्वारा होता है? शिशुशाला में समझ लीजिए आप आंगनबाड़ी, छोटी आंगनबाड़ी जो होती है उससे हम शिशुशाला की संज्ञा दे सकते हैं। तो शिशुशाला में जो दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है प्रार्थना गीत के साथ, यानी छोटे बच्चे होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, प्रार्थना गीत करते हैं, उसके बाद अपना आगे का काम करते हैं। चाहे जहाँ हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं असेंबली होती है या अपने प्रार्थना स्थल पर जाते हैं, तो सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होती है आपकी प्रेयर से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहते हैं? मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञात्मक विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संज्ञात्मक विकास क्या बोलते हैं? संज्ञात्मक विकास। नेक्स्ट है, हॉरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है, जो हमारे हॉरलॉक थे इन्होंने शैशवावस्था को किस हिसाब से बांटा है? तो इन्हें जो जन्म से 2 वर्ष तक जो आयु होती है उसे हम शैशवावस्था की संज्ञा देते हैं। ये हमारे हॉरलॉक साहब ने बताया था। क्या बताया था? जन्म से लेकर जो 2 वर्ष की आयु होती है उसे हम शैशवावस्था की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है उसे हम गर्भनाल बोलते हैं। कितनी बार बताया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खसरे का टीका शिशु को किस उम्र में लगाया जाना चाहिए? तो जो खसरे का टीका लगता है वो हमारा बच्चे की 9 मंथ यानी कि 9 माह पर लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल मृत्यु दर का कम करने का उपाय क्या है? जो बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यौन शिक्षा का ज्ञान, गृह घर में प्रसव होना, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार, एंड डी हमारा है प्रशिक्षित दाइयों का होना। तो जो बाल मृत्यु दर है आप मातृ एवं शिशु कल्याण की सेवा का प्रसार करके जो होती हैं योजनाएं होती सरकार लॉन्च करती है उनका अच्छे से पालन हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए सेवा का प्रसार करना ही बाल मृत्यु दर कम हो जाती है। नेक्स्ट है, बियर में सुरासार यानी अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? अल्कोहल को हिंदी में सुरासार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुरासार। तो जो बियर होती है उसमें अल्कोहल की मात्रा जो होती है वो ऑप्शन नंबर बी 3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी बियर में कोई भी अल्कोहल नहीं होता, बियर का कोई भी सेवन कर सकता है, बियर में अल्कोहल बहुत ही ना मात्र के बराबर होता है। इसलिए जो बियर वाले पीने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा हेल्थी होते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनके अल्कोहल होता नहीं है, वो ज़्यादा नशा नहीं करता। अल्कोहल में बियर में सुरासर की जो मात्रा होती है अल्कोहल की वो लगभग 3% होती है। नेक्स्ट है, मानव दूध के 100 मिलीग्राम में कितने ग्राम प्रोटीन होती है? तो मानव यहाँ पे दूध बताया गया है तो ऑप्शन नंबर इसका 1.2 ग्राम हो जाएगा। कितने ग्राम? 1.2 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं क्या होती हैं? मतलब बच्चा अगर दूध पी रहा है तो उसे कौन सी समस्याएं देखनी पड़ेंगी? ऑप्शन नंबर है डायरिया, बी है कब्ज, सी है एलर्जी, एंड डी हमारा ये सभी। तो उसको ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो उससे ये सभी चीज़ें डायरिया भी हो सकती है, कब्ज भी हो सकती है, एलर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं एलर्जी भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, E300 का सामान्य नाम है। ये मैंने एक बार क्वेश्चन कराया भी है कि जो हमारा E300 का जो सामान्य नाम होता है हमारा विटामिन सी का नाम होता है। अगर मार्केट पे कहीं जाइएगा मेडिकल स्टोर से उसे बोल दीजिए E300 दे दीजिए तो विटामिन सी आपको निकाल के दे देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय क्या है? तो जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसे हम कैलेगन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशु को BCG का टीका किस रोग से बचाता है? शिशु को टीबी रोग का किससे बचाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए क्षय रोग। किससे? क्षय रोग से।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शिशु को बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? तो शिशु का जो टीका होता है हमारा क्षय रोग से बचाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह अंग जो माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करता है उसे हम खेड़ी या प्लेसेंटा और इसे हिंदी में अपरा भी बोलते हैं। खेरी, अपरा, प्लेसेंटा और एक नाम होता है बीजांडसन, ठीक है, इसका बीजांडसन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेड क्रॉस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर मैल्कम हेली जो हमारे भारतीय रेड क्रॉस समिति के प्रथम अध्यक्ष से, इसकी स्थापना रेड क्रॉस की 7 जून 1920 ईस्वी को हुई थी। कब? 1920 ईस्वी को हुई थी भारतीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे सर मैल्कम हेली साहब थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? यानी कि वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। आपके अंदर जब कुपोषण हो जाएगा, आप कुपोषित हो जाएंगे, तो आपको वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अपने खान पान में वसा को अच्छे से लेना चाहिए, तो आप क्या हो जाएंगे? हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, आप कुपोषण से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो हमारा होता है परिवार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द्रौपदी का पांडवों से विवाह कौन से विवाह का उदाहरण है? तो जो द्रौपदी थी उसके 5 पति थे, ठीक है, तो ये हमारा बहुपति विवाह का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवाणु भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देता है? तो जो भोज्य पदार्थों की बात की गई है, तो बैक्टीरिया जो होता है हमारे भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक है, कौन सी तकनीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारी है एंथ्रोपोमीटरी, यानी कि मानवमिति है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एंथ्रोपोमीटरी मानवमिति, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है, जो नवजात शिशु होता है उसका जो प्रथम आहार होता है वो हमारा माँ का पीला गाढ़ा दूध, यानी कि कोलेस्ट्रॉम, हिंदी में खीस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संतुलित दैनिक हिस्सा कितने ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए? तो ये हमारा 50 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, तो ये हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखो, देखा होगा जो आपने रनर होते हैं, यानी कि कहीं जो दौड़ करते हैं उनको ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो तुरंत इंस्टेंट जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, ग्लूकोज से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ ग्लूकोज तो नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट। इससे क्या होता है? तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, इंस्टेंट एनर्जी तुरंत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ग्लूकोज ऑप्शन में दिया होता तो हमसे हम ग्लूकोज सही करते, लेकिन ग्लूकोज नहीं दिया है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हम सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं विकसित की? तो ये हमारे जो थे ऑप्शन नंबर ए जिमर साहब ने आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं विकसित की थी। ऑप्शन नंबर ए जिमर मैन साहब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है, क्या नहीं है? संघर्ष और सहयोग जो होता है ये सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संघर्ष और सहयोग। नेक्स्ट है, बाल विवाह समाप्त करने के क्या उपाय हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा व प्रचार, बिल्कुल सही है। शिक्षा का प्रचार व प्रसार करेंगे तो बाल विवाह में जो हानि लाभ होते हैं आदमी को पता होगा तो बाल विवाह नहीं करेगा। बी है, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, बिल्कुल सही है। सही निर्णय लिया जाए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इन सब चीज़ों को हम यूज मिलाकर बाल विवाह को समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर है तानाशाही सामाजिक नियोजन, बी है साम्यवादी सामाजिक नियोजन, सी तीसरा है हमारा पूंजीवादी सामाजिक नियोजन, और चौथा हमारा उदारवादी सामाजिक नियोजन। इसमें कोड के हिसाब से आंसर करना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थानाशाह और साम्यवादी किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 व 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एपिडेमियोलॉजी किसे कहते हैं? ये हमारी जो होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एपिडेमियोलॉजी जो होती है हमारी संक्रमण रोगों का अध्ययन करने के लिए की जाती है। संक्रामक रोगों को अध्ययन करने के लिए हमारी
एपिडेमियोलॉजी की जाती है। संक्रमण रोगों का अध्ययन करने के लिए हमारी एपिडेमियोलॉजी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, क्योंकि हैजा जो होता है संक्रमण रोधी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में अनुसूचित जाति कैसा उदाहरण है? भारत में अनुसूचित जाति जो है एक ऐसा उदाहरण है, ये हमारी सामाजिक समूह का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गर्भाशयी नलिकाओं व अंडाशयों का विकार है, क्या विकार है? ऑप्शन नंबर बी है अस्थानिक गर्भावस्था। अस्थानिक मतलब स्थान से जब हटकर गर्भावस्था हो जाती है उसे हम अस्थानिक गर्भावस्था कहते हैं। और ये प्रकार का एक विकार होता है। क्या होता है? एक विकार होता है, कमी होती है, एक प्रकार का विकार होता है हमारी अस्थानिक गर्भावस्था। इसमें जो गर्भावस्था होती है थोड़ा हट के हो जाती है, अपने स्थान से हट जाती है, इसलिए हम अस्थानिक गर्भावस्था बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है डाट की अत्यधिक निम्न स्थिति से। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लंबाई के सापेक्ष भार से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म निम्न में से सूक्ष्म तत्वों का उदाहरण कौन सा है? अच्छा, सूक्ष्म तत्व होते कौन से हैं? सूक्ष्म तत्व हमारे लोहा होता है, तांबा होता है, क्रोमियम होता है, आयोडीन होता है, कैल्शियम होता है, ये सब हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है? तांबा दिया है, तो ये हमारा सूक्ष्म तत्व हो जाएगा। रक्त, जल, भार ये नहीं होंगे। तो सूक्ष्म तत्व मैंने बताया कि सूक्ष्म तत्व क्या होते हैं। सूक्ष्म तत्व जैसे तांबा, लोहा, आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, ये हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं। लेकिन रक्त, जल, भार ये हमारे सूक्ष्म तत्व नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा सूक्ष्म तत्वों का उदाहरण होता है। नेक्स्ट हमारा, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट के सेवन से क्या हो जाएगा? जब अत्यधिक मात्रा में आप फैट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तो आपको मोटापा देखने को मिलेगा। इसलिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, वरना आप मोटे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो हमारी लिपजिंग में स्थापित की गई थी, जो हमारी जर्मनी में है, लिपजिंग में। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिपजिंग में स्थापित की गई थी, और जो स्थापित हुई थी हमारी 1879 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और इसको स्थापित करने वाले थे हमारे विल्हम बुंट साहब। कौन थे? विल्हम बुस्ट साहब थे। विल्हम बुस्ट साहब ने प्रथम विल्हम बुस्ट साहब ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी? जर्मनी के लिपजिंग में, जो 1879 ईस्वी में शामिल की गई। आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय बच्चे के जन्म के समय औसत ऊंचाई क्या होती है? तो औसत ऊंचाई की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर होती है। औसत ऊंचाई की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। मरस्मस रोग किसकी कमी से होता है? जो हमारे दो रोग होते हैं, एक तो मरस्मस, दूसरा हमारा होता है क्वाशरियोरकर। ये दो हमारे जो रोग होते हैं, ये हमारे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। मरस्मस और क्वाशरियोरकर जो हमारे रोग होते हैं, ये हमारे प्रोटीन की कमी से होते हैं। मैं आपको बता दूं, अब हम तो अपने यूट्यूब चैनल पर साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू करा रहे हैं। आपने आज देखा होगा वीडियो में, थंबनेल देखे होंगे तभी जान गए होंगे। आज हमने जो टॉपिक करवाया था वो करवाया था मुख्य सेविका की भूमिका एवं जिम्मेदारी। उसके 10 या 12 क्वेश्चन जो भी करवाए थे टॉपिक वाइज, क्योंकि उनसे उस टॉपिक से उतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, और आपके 100 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आना तो ये भी करवाएंगे। और हमको एक्स्ट्रा इधर उधर से कहीं क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर, तो मैं उसको भी कराऊंगा। यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं जाने पाएगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, हम अपने मुख्य सेविका सिलेबस का जो रिवीजन है थ्योरी क्लास का, वो भी करवा रहे हैं। और वो जो नोट्स हमारे हैं वो हमारे खुद के हाथ से बने हुए नोट्स हैं, इधर उधर से नहीं बने हैं। एकदम समझ लीजिए प्रोफेशनल हो के वो नोट्स बने हैं। इसलिए आप अगर इतनी भी चीज़ें कर लेंगे अपने आप से, तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकलेगा, ये आपको गारंटी है मेरी। ठीक है, लगभग 60+ वीडियो हमारी बन चुकी हैं केवल मॉक टेस्ट की और प्रैक्टिस सेट की, और लगभग 65 क्लासें हमारी क्या हैं, थ्योरी क्लास की, लेक्चर की हैं। और अब हम रिवीजन करना स्टार्ट किए हैं, जो रिवीजन की हमारी भी लगभग अब 10 क्लास हो गई। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और हाँ, जिनको टेलीग्राम लिंक चाहिए, यानी कि जिसको PDF चाहिए, तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देते हैं। आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। और उन PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खई लेना चाहिए। चावल को प्रत्येक फसल के समय समय खई लेना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत निम्न में से सीखने का है? तो हमारा सीखने का सिद्धांत होता है ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में देखा है? तो ये हमारे शिक्षा द्वारा जो नियंत्रण होता है उसे युवा पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में देखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। होप है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। आपका दिन शुभ हो।